हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यतना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो टैक्सेशन वाले जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें एनआरआई के टैक्सेशन पे, स्पेसिफिकली हाउसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे आज हम फिर से एक बार दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हमारे साथ है सीए मिस्टर योगेश कटारिया जी, जो हमारे बोर्ड पे भी है और हमें वही गाइड करते हैं रिगार्डिंग आवर टैक्सेशन इश्यूज। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं टैक्स रिलेटेड, प्रॉपर्टीज रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, वो सारी चीजें हम इस सीरीज में आप लोगों के साथ कवर करने वाले हैं। तो आज सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन एनआरआई, इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेलकम योगेश जी इन दिस डिस्कशन। हाय। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा है कि क्या एनआरआईज प्रॉपर्टीज को इंडिया में सेल कर सकते हैं क्या, और अगर सेल कर सकते हैं तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद में टैक्सेशन रिलेटेड चीजों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा। राइट। तो एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी तो सेल कर सकते हैं, बट बस वो एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस या प्लांटेशन जो है वो उसको डील नहीं कर सकते। अदर देन दैट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट ऑफ लैंड जो कि एनए प्लॉट है, उनमें वो डील कर सकते हैं, वो उनको बेच सकते हैं। ओके, बट अगर कहीं इनहेरिटेंस है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इनहेरिटेंस से अगर उनके पास प्रॉपर्टी आई है, सो देन कैन दे सेल दैट प्रॉपर्टी? या अगर इनहेरिटेंस से आई है तो वो डेफिनेटली होल्ड तो कर ही सकते हैं। उसके बाद उनको अगर सेल करना है तो वो सिर्फ रेसिडेंट को कर सकते हैं, वो नॉन रेसिडेंट को उसको सेल नहीं कर सकते। ओके, सो मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्म लैंड है, कल्टीवेशन वाली लैंड है, दैट ही कैन नॉट सेल टू एन एनआरआई, बट टू एन रेसिडेंट को कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस जो हमने बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी में किया था, स्पेसिफिकली लैंड वगैरह, एग्रीकल्चरल लैंड, so I think those rules are applicable. Right, because the NRI can't buy, so इसलिए सेल उनको कर भी नहीं सकते। Right. अच्छा, इधर अगर टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एनआरआई का जब भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं कि भाई अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो 20% का टीडीएस भरना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो हमें 1% का एज अ रेसिडेंट इंडियन आपने हमें टीडीएस भरना पड़ता है, पर उनके लिए वो 20% का है। तो ये इशू क्या है एग्जैक्टली और ये क्यों है, मतलब क्यों गवर्नमेंट ने इनको 20% के टीडीएस में रखा है? एंड दूसरी बात कि क्या इसको कुछ लोअर किया जा सकता है, इस टैक्स बर्डन को कुछ हम उसको लोअर डिडक्शन में ला सकते हैं क्या? इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो। राइट। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में बेचते हैं तो इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेगुलर जैसे टैक्सेशन होता है इंडेक्सेशन के साथ, वैसे ही टैक्सेशन होता है। बट एनआरआई के लिए जो टीडीएस का रेट है, तो टीडीएस का रेट जो है वो 20% प्लस सेस प्लस अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ और वो जो भी क्रॉस करता होगा तो सरचार्ज वगैरह भी आएगा उसमें। बट ये प्रोविजन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जब एक बार प्रॉपर्टी सेल करके अगर कोई एनआरआई चला जाएगा तो उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, ट्रेस नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने उनके लिए हायर रेट रखा हुआ है। अच्छा। और उसको लोअर करने के लिए अगर हमारे पास के कैलकुलेशन है और हमने अगर कैलकुलेशन किया है तो लोअर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन दी है। सेक्शन 195 के अंडर में गवर्नमेंट उसमें लो डिडक्शन सर्टिफिकेट का प्रोविजन दिया है। जिसके अंदर हम गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि भाई माय टैक्सेशन इज सो एंड सो, मेरा पूरा इनकम ऐसा है, तो अकॉर्डिंगली वो हमको लोअर रेट दे सकते हैं। तो क्या इस लोअर टैक्स डिडक्शन के कैलकुलेशन में हम ये भी बता सकते हैं कि भाई इतना इंडेक्स है, इतने पे हमने लिया था, अगर मैं इंडेक्सेशन लगा दूंगा तो इतना लगना चाहिए मुझे, या फिर मैंने और कुछ खर्चा किया था तो उसको अभी इंडेक्सेशन लगना चाहिए? ऑल दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर इन दैट? राइट। हमको पूरे प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन देना होता है कि भाई कब बाय किया हमने, उसका इंडेक्सेशन क्या है, आज का सेल प्राइस क्या है। अगर हमने अभी बाय किया होगा कोई प्रॉपर्टी तो हमको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा कि भाई अगर प्रॉपर्टी हमने जैसे वो 1 ईयर का और 2 इयर्स का जो पीरियड है उसमें आगे हम करने वाले हैं ये बोल के वो हमको अलाउ नहीं करेंगे। बट हमको अगर हमने कुछ किया है स्पेंड या फिर हमने बॉन्ड ले लिए हैं 54EC के बॉन्ड वगैरह लिए हैं तो उसके ऊपर भी हमको लो डिडक्शन का बेनिफिट हम पहले ले सकते हैं वो बॉन्ड्स एंड देन वी कैन शो इट? नहीं, हमको कैपिटल गेन के लिए लेना होता है तो कैपिटल गेन के बाद ही हमको लेना होता है। वो तो लोअर डिडक्शन में वो दे विल नॉट कैलकुलेट दैट। राइट, वो भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। राइट। सो मतलब वहां पे मेजरली इट्स लाइक कि जो श्योर शॉर्ट कैलकुलेशन से आई थिंक यू कैन सबमिट, तो वो एग्जैक्टली मान लेते इनकम टैक्स नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं मानते हैं वो, बट जैसे हमारा कैलकुलेशन होके अगर हमको 1% आ रहा है तो दे विल कम अराउंड 3% कि भाई चलो आपका 1% आ रहा है तो हम 3% पे आप ले लो, 20% के बजाय थोड़ा सा हायर साइड में वो भी मार्जिन रखते हैं उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनके साइड से वो रखते हैं, मतलब ज्यादा कुछ कितना स्क्रूटिनाइज किया जाएगा उसमें, बिकॉज जब
वो सबमिट कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो इन अ वे सीए ही सबमिट करता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स? हाँ, मतलब करने को तो हर कोई कर सकता है, बट इंडियन ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा नहीं कि भाई हर कोई समझ सके। बट बाकी तो सीए के थ्रू होता है तो पता होता है, और कैलकुलेशन भी प्रॉपर थ्रू चेक होके जाता है, कैसे कैलकुलेशन वगैरह सब वेरीफाई होके जाता है। तो इट्स रिकमेंडेड कि भाई कोई प्रोफेशनल से करो तो प्रॉपरली जाएगा, और फिर वहां पे क्वेरी भी कम आता है। ओके, अगर प्रॉपरली गया है तो फिर उनके पास क्वेरी भी कम होता है। तो नॉर्मली कितना समय लगता है ये लोअर टैक्स डिडक्शन? जनरली हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई 20 to 30 डेज में आ जाता है। ओके, मैक्सिमम जनरल में इसमें अगर ज्यादा कोई मटेरियल क्वेरीज नहीं है हाँ, तो उतने टाइम में आ जाता है। ओके, और किसी ने सपोज ये तो नहीं किया, और जो बायर है और सेलर है, जो सेलर एनआरआई है बट वो बायर को उसने अगर बताया नहीं कि मैं एनआरआई हूँ, और फिर भी डील हो जाती है, तो फिर किस पे बर्डन आना चाहिए, आता है ये चीज का? राइट, हमको तो एक्चुअल में बर्डन तो बायर का ही है, क्योंकि टीडीएस डिडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो ये उसने ध्यान रखना चाहिए। बट कभी कभी अगर इंटेंशनली हाइड करने जाएगा सेलर, तो फिर तो वहां पर कुछ कर नहीं सकते हम। बट उसके पास ये होना चाहिए रीजनेबल प्रूफ कि उसने कुछ मतलब पूछा था, या फिर कुछ लिख के ले लिया कि भाई आई एम नॉट नॉन रेसिडेंट, या फिर उसको पता है कि भाई इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड, वो रजिस्ट्री के लिए यहाँ पे आ रहा है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अब्रॉड से आ रहा है, तो ही शुड गेट दैट स्ट्राइक कि भाई हाँ ये एनआरआई है। तो इससे एटलीस्ट ही इज नॉट एग्रीइंग, क्योंकि वो हमको पासपोर्ट की डिटेल तो शेयर नहीं करेगा, वेदर ही इज 182 डेज और नॉट, और जो भी है डिटेल्स, तो हम उससे लिख के ले सकते हैं कि भाई आई एम नॉट नॉन रेसिडेंट, आई एम रेसिडेंट ओनली। तो एटलीस्ट ये एक सेफ्टी हमारे लिए फाइट करने के लिए काम आ सकती है। बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कहीं पे भी ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, कि अगर आप किसी से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो और गलती से वो जो सेलर है, वो अगर सेलर एनआरआई निकलता है और आपने सिर्फ 1% का टीडीएस काटा है, सो आगे जाके अगर कुछ स्क्रूटिनी आती है, so I think buyer will be liable to for that payment. 20% बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बायर ने भरना चाहिए। अब वो रिकवर कैसे करेगा नॉन रेसिडेंट से, दैट इज हिज लुकआउट। मतलब अगर से सपोज कोई एनआरआई है, उसने छुपाया और बायर ने भी सिर्फ 1% की टीडीएस भरा, और उस एनआरआई ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, सो अल्टीमेटली ये बायर पे आ जाएगा पूरा, मतलब जो बर्डन है 20% टीडीएस जो काटना था आपको, जो आपने नहीं काटा। राइट, रिटर्न फाइल करो नहीं करो, दैट इज द सेपरेट पार्ट। टीडीएस इज सेपरेट डिपार्टमेंट। तो टीडीएस के लिए तो वो कभी भी फॉलो कर सकते हैं कि भाई इन्होंने टीडीएस, आपने इनका टीडीएस लोड कम डिडक्ट किया है, तो आप उसका इंटरेस्ट भी भरो और ये टीडीएस भी भरो आप उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आज के डिस्कशन का अगर जिस्ट आप समझोगे, तो यहाँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें हुई, बट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या चीजें इन्होंने अच्छी तरीके से देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा कैजुअल अप्रोच होता है। वी नेवर ट्राई टू स्क्रूटिनाइज दैट पर्सन, जिससे स्क्रूटिनी मतलब इट्स नॉट दैट यू आर ट्राइंग टू मतलब उन पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, नॉट ऑल दोस थिंग्स, बट you need to take care of your I think taxation point of view से ये चीजें जो है वो हमने we should take care of these things. That's what मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास में रीजनेबल एविडेंस होनी चाहिए कि हमने प्रिकॉशन लिया था। इट शुड नॉट बी कि भाई हमने एकदम टेक्निकल ग्राउंड पे जाके उसको एकदम रिगरसली देखना है, बट वी शुड टेक रीजनेबल प्रिकॉशन, रीजनेबल केयर करना चाहिए। वी आर नॉट ट्रस्टिंग हिम और हर, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक केयर ऑफ दैट रीजनेबल प्रिकॉशन, यहाँ पे होनी चाहिए हमारी। अच्छा चलो, हमने प्रॉपर्टी सेल की तो बात कर दी, बट पैसा आया एनआरआई के पास, और वो तो प्रॉपर्टी इंडियन मतलब पहले से उसकी से सपोज हम ऐसा समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से आई थी, या फिर उसने जैसे भी आई से पहले लिया था, अब उसने सेल कर दिया, बट वो जो रेसिडेंट जो एनआरआई है उसको तो पैसा वापस बाहर लेके जाना है, तो कैन ही टेक दैट मनी आउटसाइड इंडिया? हाँ, वो लेके जा सकता है, बट उनके लिए गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है। $1 मिलियन स्कीम जो है उसके अंडर में वो लेके जा सकते हैं, तो $1 मिलियन इन अ ईयर लेके जा सकते हैं। एलआरएस स्कीम, लिबरल रेमिटेंस, एलआरएस स्कीम का $250,000 का लिमिट है। ये एनआरआई के लिए स्पेशल लिमिट है जो $1 मिलियन का है। ओके, और इसके अगर ज्यादा होता है, उनको $1 मिलियन से ज्यादा लेना है, तो उन्होंने 2 ईयर्स में स्विच करना होगा कि भाई इस साल में कुछ लेके जाएंगे, अगले साल में कुछ लेके। प्रोवाइडेड कि ये जो भी पैसा उनके पास सेल करके आया हुआ है, तो वो टैक्स पेड मनी होना चाहिए, सब कुछ वो आई थिंक राइट। उसके सिवा तो वो एनआरई अकाउंट में या बाहर जाने के लिए बैंक अलाउ नहीं करेगा, तो वो तो सीए सर्टिफिकेट 15 सीएसीबी के साथ कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। सपोज अगर वो प्रॉपर्टी सेल की है, वो पैसा एनआरओ अकाउंट में आया है बिकॉज इंडियन एसेट था, राइट, सो उसको एनआरई में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो एनआरई के लिए तो एनआरओ टू एनआरई
स्विच कर सकते हैं हम, प्रोवाइडेड दैट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड कि भाई ये पैसा आया कहाँ से, तो सीए सर्टिफिकेट देता है कि भाई वो थोरली चेक करता है कि भाई ये मनी कहाँ से आया है, उस पर टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ है। इफ इट इज नॉट सो तो वो टैक्स पे करके ही उसको सर्टिफिकेट देगा कि भाई इतना इतना टीडीएस आपको भरना है या टैक्स इतना भरना है आपको, एंड देन ही कैन इश्यू द सर्टिफिकेट। और 15 CA सर्टिफिकेट होता है। सो आई थिंक अगर आप एनआरआई हो और आपके एनआरओ अकाउंट में वो पैसा आया है प्रॉपर्टी सेल करके और आपको उसको एनआरई में कन्वर्ट करना है, तो अप्रोच योर सीए। वो सीए आपका पूरा वो मतलब कैलकुलेशन कर लेगा कि आपने टैक्स पे किया है नहीं पे किया है। अगर टैक्स पे किया है तो he or she will give you a certificate जो आप बैंक में सबमिट कर सकते हो, and then bank can transfer that money from your NRO account to your NRE account. So उस हिसाब से ये सारी चीजें हो सकती है। So I think that was the question. सर अब रियल एस्टेट में थोड़ा सा गिफ्टिंग के बारे में समझते हैं। अगर कोई एनआरआई है और उसके पास प्रॉपर्टी है, कैन दैट एनआरआई गिफ्ट दैट प्रॉपर्टी टू अनदर एनआरआई? हाँ, एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो रिलेटिव होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होगा तो ही कर सकता है, ऐसा बाकी अदर देन दैट नहीं। और एग्रीकल्चर लैंड और वो है तो वो तो तीनों जो ब्लॉक एसेट है वो तो वो कर ही नहीं सकते, वो तो किसी को भी नहीं। ओनली टू अ रिलेटिव, बट रिलेटिव में कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन है? हाँ, स्पेसिफिक डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट के अंडर 277 में कुछ सेक्शन है, उसके अंडर डेफिनेशन दी है, वो डिटेल डेफिनेशन अलग से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका अगर कुछ होगा उसका इंपॉर्टेंट या फिर आपको उसका क्वेश्चन होगा तो वी विल सेंड यू अ नोट ऑन दैट पार्ट, सो देयर इज no problem. So thanks a lot योगेश कटारिया जी की ये डिस्कशन, बिकॉज एनआरआई का प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आप एनआरआई हो एंड यू वांट टू हैव अ वन-on-one सेशन विद मिस्टर योगेश कटारिया जी, so you can contact our relationship cell. I think वो आप लोगों का वो डिस्कशन का मतलब अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं आपको। So please contact our relationship cell for that. So thanks a lot योगेश जी। Thank you. और ऐसी वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे, कि टैक्सेशन के वीडियोस की सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। सो टैक्स थर्सडेज, सो आई थिंक ये आप याद रखना है आपको, हर थर्सडे को हम या तो लाइव सेशन करेंगे या फिर आप लोगों के साथ ऐसे टैक्स रिलेटेड क्वेरीज के डिस्कशन करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये भी हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।